यह कहानी दो बहनों की है। सीता गीता दो बहनें थी। उनके माँ बाप एक सेठ के यहाँ काम करते थे। एक बार जब वह काम पर जा रहे थे तो उनका कार से एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी वही मृत्यु हो जाती है। जब यह बात सेठ को पता चली तो सेठ उनके घर गया और कहा, तुम्हारे माँ बाप का कार से एक्सीडेंट हो गया है और उनकी वही मृत्यु हो गई। जब यह बात उन दोनों बहनों ने सेठ के मुंह से सुनी तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और दोनों बहनें बुरी तरह रोने लगती हैं। तभी छोटी बहन कहती है, दीदी अब हमारा क्या होगा? गीता, तू फिक्र क्यों करती है? तेरी बड़ी बहन है ना तेरे साथ, तुझे कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देगी। गीता रोते हुए सीता के गले लग जाती है और बिलक बिलक कर रोने लगती है। उस समय सीता की उम्र 15 साल की और गीता की उम्र 12 साल की थी। सीता को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है और फिर समय बीतता गया और कुछ दिनों बाद उसे मांग की संदूक से कुछ पैसे मिलते हैं और वह सोचने लगती है, क्यों ना मैं इन पैसों से बच्चों के खाने का सामान खरीदूं और उन्हें बेचूं। लेकिन इतने में तो मैं गीता को नहीं पढ़ा पाऊंगी। क्यों ना मैं कुछ घरों में भी काम करने लगूं। हे माता रानी, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं गीता को पढ़ा लिखा सकूं और उसे कुछ काबिल बना सकूं। समय बीतता गया। गीता बड़ी हो गई और स्कूल से कॉलेज में चली गई। एक दिन जब गीता कॉलेज जा रही थी तो सीता ने कहा, अच्छा सुन, ये इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर कॉलेज मत जाया कर। दीदी तुम्हें बाहर की दुनिया का नहीं पता, ये आजकल का फैशन है। पर तुम्हें क्या पता होगा, तुम्हें घर के कामों से फुर्सत मिले तब ना। यह कहती हुई वह हंसती हुई कॉलेज चली गई। सीता की आंखों में आंसू थे। शायद वह बहन को काबिल बनाने के चक्कर में खुद को तो जैसे भूल ही गई थी। एक दिन गीता अपने कॉलेज के दोस्त सुरेश को अपने घर लेकर आती है। दीदी इनसे मिलो, ये है मेरे कॉलेज के दोस्त सुरेश। नमस्ते दीदी। नमस्ते। गीता, ये तुम्हारा घर इतना छोटा है, कैसे रहती हो इसमें? इससे बड़ा तो मेरे कमरे का बाथरूम है। सुरेश, शादी के बाद तो मैं तुम्हारे बड़े से घर में रहने वाली हूँ, क्यों टेंशन लेते हो? गीता, क्या तू सुरेश से शादी करना चाहती है? ये तो बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाला है। दीदी, क्या तुम यह चाहती हो कि मैं हमेशा ऐसे ही छोटे से घर में रहूं और तुम्हारी तरह गरीबी में रहूं? सुरेश तुमसे शादी की बात करने आए हैं। हाँ दीदी, अगले महीने हम शादी कर रहे हैं और आप देखें कि कैसे क्या करना है। सीता गीता की बात से चिंतित, हैरान, परेशान और दुखी थी कि इतनी जल्दी वह सब कुछ कैसे करेगी। सीता ने यह बात नीरज को बताई। सीता जब भी मुसीबत में होती थी, नीरज हमेशा उसका साथ निभाता था। वह उसका बहुत अच्छा साथी था। सीता, तुम चिंतित ना हो, सब हो जाएगा। देखो सीता, तुम उसकी बड़ी बहन हो तो पहले तुम्हारी शादी होनी चाहिए। नहीं नीरज, गीता मेरी छोटी बहन है और वो मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब तक मैं उससे मुक्त नहीं हो जाती हूँ तब तक मैं अपने बारे में नहीं सोच सकती। गीता और सुरेश की शादी धूमधाम से होती है। सीता ने अपनी सारी कमाई उसकी शादी में लगा दी। अपने लिए उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। शादी के बाद गीता का व्यवहार बदलने लगा। उसे पैसों का घमंड होने लगा क्योंकि सुरेश बहुत ही अमीर और पैसे वाला था। सीता बहुत ही अकेली हो गई। एक दिन नीरज ने उससे कहा, सीता, अब गीता अपने ससुराल चली गई है, तुम्हारे सारे फर्ज पूरे हो चुके हैं। क्या मैं तुमसे एक बात बोल सकता हूँ? हाँ कहो नीरज, क्या हुआ? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ रहना चाहोगी? सीता नीरज को शादी के लिए हाँ कर देती है और दोनों शादी के बाद बहुत खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। नीरज गरीब था। वह एक फैक्ट्री में काम करता था और घर में बीमार माँ और पिताजी। सीता ने अपनी शादीशुदा गृहस्थी संभाल ली और सास ससुर की सेवा भी करने लगी। साथ में वह अपना पुराना काम घरों का भी करने लगी। गीता हमेशा कार में बैठकर अपने ड्राइवर के साथ आती और सीता को उसकी गरीबी का एहसास कराया करती थी। अरे दीदी, ये कितनी सस्ती सी और बेकार सी साड़ी पहनी है। इससे अच्छी साड़ी तो मेरी काम वाली पहनती है। कोई नहीं गीता, इंसान की असली पहचान तो उसके दिल से होती है, उसके कपड़ों से नहीं। बैठो गीता, मैं कुछ चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं दीदी, मैं चाय नहीं कॉफी पीती हूँ। अच्छा दीदी, अब मैं चलती हूँ। तुम्हें याद है ना, कल मेरा जन्मदिन है। कल सुरेश ने घर पे पार्टी रखी है, बड़े बड़े लोग आएंगे। तुम और जीजा जी दोनों को आना है। और दीदी प्लीज कपड़े ना जरा अच्छे पहन कर आना। गीता के जाने के बाद सीता बाजार गई और उसके लिए एक अच्छी सी साड़ी लाई। नीरज और सीता दोनों गीता के घर गए और उसके जन्मदिन का गिफ्ट दिया। साड़ी देखकर गीता को गुस्सा आ गया। ये क्या लाई हो दीदी? हमारी हैसियत देखकर तो तोहफा लाना चाहिए था ना।
मैं किसी को क्या दिखाऊंगी कि मेरी दीदी कितनी घटिया सी साड़ी लेकर आई है। फिर इतना कहकर गीता साड़ी को कूड़ेदान में फेंक देती है। सीता रोती हुई वापस अपने घर जाती है। नीरज ने उसे बहुत समझाया। देखो सीता, एक दिन हमारे दिन बहुत अच्छे होंगे और तुम्हारी बहन खुद तुमसे माफी मांगेगी। कुछ समय बाद गीता ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन नीरज सीता को गीता के घर जाने के लिए मना कर देता है। सीता ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए नौकरी तो कर नहीं सकती थी। उसने बहुत सोचा, फिर उसने अपने मन की बात नीरज को बताई। अच्छा नीरज, मैं छोले भटूरे बहुत अच्छे बनाती हूँ, क्यों ना मैं यही काम शुरू कर दूँ? क्या तुम मेरी मदद करोगे? जरूर करूँगा, तुम धर्म पत्नी हो मेरी, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। और ये लो, मेरे पास 1500 रुपए है, जरूरत होगी तो मैं और इंतजाम करूंगा, तुम काम शुरू करो। बस सीता ने छोले भटूरे बनाने का काम शुरू किया। लोगों को उसके छोले भटूरे बहुत पसंद आने लगे और दूर दूर तक उसके छोले भटूरों की तारीफ होने लगी। सीता के छोले भटूरे का ठेला दुकान में बदला जाता है। उसके पास कई बड़े बड़े होटलों से ऑर्डर आने लगते हैं और फिर उसकी दुकान होटल में बदल जाती है। नीरज भी अपनी नौकरी छोड़कर सीता का हाथ बटाने लगता है। अब तो उनके शहर में कई बड़े बड़े होटल थे। अब तो सीता गीता से कई ज्यादा अमीर हो गई थी और फिर वक्त ने करवट बदली। सुरेश के भाई ने उससे सारी प्रॉपर्टी के कागजों पर धोखे से साइन करा लिया और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली और सुरेश और गीता को धक्के मारकर वहाँ से निकाल दिया। अब उन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं था और वह कुछ दिन किराए पर रहने लगे। वहाँ किराए ना देने के कारण उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाता है। 2 दिन उन्होंने मंदिर की सीढ़ियों में गुजारे और दूध न मिलने के कारण बच्ची रोने लगी। तबीयत खराब हो गई और वह बेटी को गोद में लेकर रो रही थी। तभी एक चमकती हुई कार उनके सामने आई और उसमें से उसकी बहन सीता निकली और गीता से कहने लगी, गीता, तूने क्या हल बना रखा है और यहाँ क्या कर रही है? सुरेश कहाँ है और ये गुड़िया बेटी क्यों रो रही है? इतने दिनों से तुम्हारा कुछ अता पता नहीं है। दीदी, सुरेश पिंकी के लिए दूध लेने गए हैं। इसकी तबीयत बहुत खराब है। दीदी, सुरेश के भाई ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। मैं तुम्हारी गरीबी को लेकर तुम्हारी कितनी बेइज्जती किया करती थी, शायद ये उसी का नतीजा है। तुमने मेरे लिए बहुत सारी खुशियाँ कुर्बान कर दी और मैं दौलत के नशे में सब कुछ भूल गई। मुझे माफ कर दो दीदी। सही समय पर दवाई मिलने पर गीता की बेटी ठीक हो जाती है। सुरेश, गीता, अब तुम हमारे ही साथ रहोगे। मैं नौकरों से कहकर तुम्हारा सारा सामान कमरे में रखवा देती हूँ। मैंने तुझे माँ की तरह पाला है, तुझे मैं तकलीफ में नहीं देख सकती। अब हम सब साथ में ही रहेंगे, क्यों नीरज? हाँ सीता, तुम ठीक कह रही हो। यह कहानी एक गरीब लड़की पूनम की है। पूनम को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। गरीबी के कारण उसके पिता ने उसका एडमिशन एक सरकारी स्कूल में करवा दिया था। स्कूल में लंच ब्रेक की घंटी बज गई थी, लेकिन पूनम ने अपना लंच बॉक्स बैग से नहीं निकाला। तभी उसकी सहेली माला ने कहा, पूनम, तुझे भूख नहीं लगी है क्या? तेरा डिब्बा कहाँ है? नहीं माला, आज मेरा खाना खाने का मन नहीं है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तुझे नहीं खाना तो मत खा, लेकिन अपना डिब्बा तो निकाल। तेरा खाना मैं खा लूंगी। इतना कहकर माला पूनम का बैग चेक करने लगती है। पूनम उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन माला नहीं मानती है और वो पूनम के स्कूल बैग से उसका डिब्बा निकाल लेती है। माला ने जब डब्बा खोलकर देखा तो उसमें सिर्फ एक सूखी रोटी और प्याज रखी हुई थी। उसे देखकर माला ने पूनम से कहा, अरे वाह, मेरा आज रोटी खाने का ही मन था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे लंच में पास्ता दिया है। पूनम, ये पास्ता तू खा ले, तेरी रोटी मैं खा लूंगी। ऐसा कहकर माला पूनम के सामने अपना लंच बॉक्स बढ़ा देती है। लेकिन तू सूखी रोटी कैसे खाएगी, वो भी प्याज के साथ? मेरे पास टोमेटो सॉस है, मुझे सॉस के साथ रोटी बहुत अच्छी लगती है। माला अपने बैग से सॉस निकालती है और सॉस के साथ रोटी खाने लगती है। पूनम समझ गई थी कि माला ने ऐसा क्यों किया है। वो पास्ता खाने लगती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दरअसल पूनम के पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद भी वह बहुत कम पैसा कमा पाते थे, जिस कारण पूनम का परिवार बेहद गरीबी में अपना जीवन गुजार रहा था। पूनम पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी, इसलिए उसके माता पिता ने उसका नाम एक सरकारी स्कूल में लिखवा दिया था। माला पूनम की बहुत अच्छी सहेली थी। दोनों सहेलियां लंच कर रही थीं। उसके थोड़ी देर के बाद स्कूल की घंटी एक बार फिर बजती है और लंच ब्रेक खत्म हो जाता है। सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। सभी बच्चों ध्यान से सुनो।
सोमवार को मकर संक्रांति का त्योहार है। हमारे स्कूल में धूमधाम से मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन स्कूल में पतंग प्रतियोगिता होगी। सभी बच्चों को अपने अपने घर से पतंग बनाकर लानी है। जिस बच्चे की पतंग सबसे सुंदर और अलग होगी उसे इनाम दिया जाएगा। टीचर की घोषणा सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हो गए। सभी बच्चे आपस में बातें करने लगे। मैं तो डिजाइनर पतंग बनाकर लाऊंगी और फर्स्ट प्राइज जीतूंगी। क्या बात है पूनम, तू क्या सोचने लगी? माला, तू तो जानती है कि खूबसूरत पतंग बनाने के लिए पैसे चाहिए और मेरे माता पिताजी इसके लिए मुझे पैसे नहीं देंगे। उनकी भी कोई गलती नहीं है। मुझे पता है उनके पास पैसे नहीं है, फिर मैं पतंग कैसे बनाऊंगी? मेरा बहुत मन है कि मैं पतंग प्रतियोगिता में अव्वल आऊं। बस इतनी सी बात। तू एक काम कर, ये ले मेरा फोन और इसमें देख न्यूज़पेपर से पतंग कैसे बनाते हैं। न्यूज़पेपर से पतंग? हाँ, न्यूज़पेपर से बनी पतंग सभी पतंगों से अलग होगी और उसमें कोई खर्चा भी नहीं आएगा। मुझे पक्का विश्वास है कि जब तू न्यूज़पेपर से पतंग बनाकर लाएगी तो सबको बहुत पसंद आएगा और पहला पुरस्कार तुझे ही मिलेगा। पूनम ने ऐसा ही किया। उसने फोन में देखकर न्यूज़पेपर से पतंग बनाना सीखा। स्कूल की छुट्टी के बाद जब वो घर गई तो उसने यह बात अपने माता पिता को बताई। पूनम बेटी, तू न्यूज़पेपर से पतंग बना तो लेगी, लेकिन उसे सजाएगी कैसे? उसमें तो बहुत खर्चा आएगा। माँ, मैं ऐसी पतंग बनाऊंगी कि उसे सजाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बस देखती जाओ। उस दिन शुक्रवार था। पूनम के पिता शाम को जब घर लौटे तो उनकी तबीयत बहुत खराब थी। क्या हुआ आपको? आपका चेहरा बुझा बुझा सा क्यों है? पता नहीं, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। पूनम के पिता ठंड से कांप रहे थे। उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे और उन्हें तेज बुखार भी था। तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए आज मैं कुछ काम नहीं कर पाया। आज कुछ कमाई भी नहीं हुई है। आप चिंता मत कीजिए, आपको तेज बुखार है। ऐसे में काम करने से आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। पूनम की माँ दवा की दुकान पर जाती है, लेकिन उनके पास दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वह दुकानदार से कहती है कि आप मुझे उधार पर दवाइयाँ दे दें। ठीक है, दवाइयाँ दे रहा हूँ, लेकिन 2 दिन बाद मुझे मेरे पैसे चाहिए। ठीक है, आपको 2 दिन बाद पैसे मिल जाएंगे। उसके बाद पूनम की माँ राशन की दुकान पर आती है और वहाँ भी 2 दिन की मोहलत लेकर उधार पर कुछ सामान खरीद लेती है। घर आकर उन्होंने खाना बनाया और सबने खाना खाया। उसके बाद पूनम के पिता दवाई खाकर सो गए। रात में, पूनम बेटी, तेरे पिताजी की तबीयत खराब है। मैं 2 दिन की मोहलत लेकर उधार पर दवाइयाँ और राशन लेकर आई हूँ। तुम चिंता मत करो माँ, हम 2 दिन बाद सबका उधार चुका देंगे और पिताजी की तबीयत भी ठीक हो जाएगी। बातें करके दोनों सो जाते हैं। 2 दिन तक पूनम के स्कूल की छुट्टियां थीं। पूनम के पास सिर्फ 2 दिन थे। उसने कड़ी मेहनत करनी शुरू की। वह शहर की एक लाइब्रेरी में गई और वहाँ उसने पिछले पूरे साल के न्यूज़पेपर मांगे। इन पुराने न्यूज़पेपर्स का तुम क्या करोगी? सर, मुझे पतंग बनानी है। पतंग बनाने में इनका इस्तेमाल करूंगी। अगर यह न्यूज़पेपर आपके किसी काम के नहीं है तो मुझे दे दीजिए। हाँ, तुम इन्हें ले जा सकती हो। लाइब्रेरियन ने पिछले साल के सभी पुराने न्यूज़पेपर पूनम को दे दिए। पूनम उन न्यूज़पेपर्स को छांटने लगी और जिस न्यूज़पेपर में कोई बड़ी और अच्छी खबर होती तो उसे कैंची से काटकर अलग कर लेती। इस तरह सुबह से शाम तक पूनम ने न्यूज़पेपर से बड़ी बड़ी और अच्छी खबरें काटकर अलग कर ली। कुछ घंटों की मेहनत के बाद पूनम ने न्यूज़पेपर से पतंग बना लिया। पूनम की पतंग काफी बड़ी थी क्योंकि उसमें पिछले साल की सभी बड़ी और अच्छी खबरों की कटिंग लगी हुई थी। पतंग देखकर पूनम बहुत खुश हो गई। उसने अपनी माँ से कहा, देखो, मेरी पतंग बनकर तैयार हो गई है। अब मुझे फर्स्ट प्राइज जरूर मिलेगा। तो क्या हुआ, हम मकर संक्रांति पर तिल के लड्डू, गजक और मिठाइयाँ नहीं खा सकते। मैं जब प्रतियोगिता में अव्वल आऊंगी तो वही हमारी मकर संक्रांति होगी। सोमवार को जब पूनम का स्कूल खुला, पूनम अपनी पतंग लेकर स्कूल पहुंची। पूनम ने देखा कि स्कूल में काफी बड़े कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था। कार्यक्रम में मंत्री जी चीफ गेस्ट बनकर आए थे। थोड़ी देर में कार्यक्रम शुरू हुआ और सभी बच्चे मंच पर आकर अपनी अपनी पतंगों की प्रदर्शनी लगाने लगे। पूनम ने भी अपनी पतंग की प्रदर्शनी लगाई। फिर मंत्री जी घूम घूम कर प्रदर्शनी देखने लगे। तभी वह वहाँ पर रुक गए जहाँ पूनम की पतंग रखी हुई थी। यह पतंग किसने बनाई? पतंग पर पूनम का नाम लिखा हुआ है। यह क्लास 6 की छात्रा है। इसी ने यह पतंग बनाई है। अद्भुत, यह पतंग सबसे अच्छी है। इसमें पिछले साल की सभी बड़ी घटनाएं दिख रही हैं। यह बच्ची काफी क्रिएटिव है। फर्स्ट प्राइज इसी को मिलना चाहिए। उसके बाद मंत्री जी ने पुरस्कार की घोषणा शुरू की और पूनम को फर्स्ट प्राइज दिया गया, जिसमें पूनम को 1000 रुपया कैश, नए कपड़े, तिल के लड्डू, गजक और दूसरी मिठाइयाँ भी मिली। पुरस्कार पाकर पूनम बहुत खुश थी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वह घर पहुंची और अपनी माँ को पैसे देते हुए बोली, माँ, यह पैसे मुझे पुरस्कार में मिले हैं। कार्यक्रम में मंत्री जी आए थे। उन्हें मेरी पतंग बहुत पसंद आई। उन्होंने मुझे फर्स्ट प्राइज दिया। ये तिल के लड्डू, गज्जक और मिठाइयाँ, नए कपड़े,
सब उन्होंने दिए हैं। इन पैसों से तुम सबका उधार चुका दो। पूनम की माँ ने खुशी के मारे पूनम को गले से लगा लिया। वह भागी भागी दवाई की दुकान पर गई और उसका उधार चुका दिया। उसके बाद उसने राशन वाले का भी उधार चुका दिया और कुछ राशन भी खरीद लिया। अब पूनम के पिताजी की तबीयत भी ठीक हो गई थी। माँ, पुरस्कार में मिले पैसों से आप और पिताजी अपने लिए नए कपड़े खरीद लीजिए। नहीं बेटी, इन पैसों को संभाल कर रख दे, कभी काम आ जाएंगे। लेकिन पूनम नहीं मानती है। वो उन पैसों में से कुछ पैसे लेकर बाजार जाती है और अपने माता पिता के लिए नए कपड़े खरीद कर लाती है और उन्हें पहनने के लिए देती है। गरीब स्कूल स्टूडेंट पूनम के घर के सामने बहुत सारी कारें रुकती हैं। पूनम ने देखा कि कार में बैठकर मंत्री जी उसके घर आए थे। बेटी, तुम बहुत होनहार हो। आज से तुम शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ोगी और तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा और साथ ही तुम्हारे पिताजी को काम पर भी रखूंगा। उन्हें अच्छी तनख्वाह दूंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे राज्य के सभी होनहार बच्चे खूब पढ़े और राज्य का नाम रोशन करें। पूनम खुशी के मारे मंत्री जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। इस तरह गरीब स्कूल स्टूडेंट पूनम की मकर संक्रांति उसके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आई थी।